अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक मोहम्मद फयाज हैदर, करंट एज एसोसिएट से। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार के साथ, जो खुद एक ब्रांड की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। आपका जो तालीमी करियर है उसमें बहुत सारी गोल्ड मेडल्स और स्कॉलरशिप्स हैं, और आपको अल्लाह पाक ने बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा है। आप इस वक्त डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के। जनाब मुजीब अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुजीब भाई, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके बारे में हमारी जो मार्केट है बहुत कुछ जानती है, और आज आप वो कुछ बताएं जो मार्केट नहीं जानती। आप कैसे सेल्स में आए और कितना अर्सा आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हो चुका है? ये सेल्स और मार्केटिंग वाला जो काम है ना, ये बस समझ लेके मुझे ना, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ये मुझे धक्का कैसे लगा सेल्स में। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई टेक यू बैक टू 2006। 2006 में मैंने ऑफिशियली अपना करियर स्टार्ट किया। जनवरी 21 जनवरी में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मेरी जो पहली जॉब थी वो इंटरनेशनल एनजीओ थी, इटालियन एनजीओ थी, उसके साथ मैंने काम किया। उस टाइम आप याद होगा 2005 में एक अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद काफ़ी सारे पाकिस्तान में एनजीओ आई थे। वहाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखना शुरू किया। वहाँ मैंने एक साल काम किया। हमारे प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, मानसेरा, बटग्राम, गनूर इन साइड पे हमारे प्रोजेक्ट्स थे, वो खत्म हो गए। देन दे आस्क्ड मी टू मूव टू अफगानिस्तान या एजेंसी एरिया में, जिसमें मेरे पेरेंट्स जो हैं वो राजी नहीं हुए क्योंकि हॉस्टाइल एरिया से। तो आई स्विच माई इंडस्ट्री एंड आई वेंट टू टूरिज्म इंडस्ट्री। वहाँ मैं गया, वहाँ आई वर्क देयर फॉर 3 years। और टूरिज्म में जब मैं गया तो वहाँ मैं एज एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम करता रहा, मैनेजर एडमिन के तौर पर काम किया। तो वहाँ हबीब रफीक में अपॉर्चुनिटीज आई हुई थी, तो मैंने हबीब रफीक में अप्लाई किया, इधर ज्वाइनिंग होगी। अच्छा, मैं हबीब रफीक में क्यों शिफ्ट हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे एक कोलीग थे टूरिज्म में, तो वो कहीं छुट्टी पर गए हुए थे। तो हमारा एक ग्रुप था, गालबन पार्क सीमेंट जो कंपनी है, उनका एक ग्रुप था 150 लोगों का, जिनको नॉर्थ में घुमान लेके जाना था। बिकॉज 3 साल हो गए थे, तो मुझे सारे रूल्स और सारा पता था कि कैसे डीलिंग होती है। तो उन्होंने कहा जी आप जाकर उनसे एक मीटिंग कर लें। हमारी कंपनी को इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी कि अगर होता है तो हो जाए, क्योंकि हमारे साथ उस टाइम बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो आई वेंट फॉर अ मीटिंग, और जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने फौरन कहा जी बस हमने आपके साथ ही जाना। तो मैं उधर अब वापस आया, जो हमारे एमडी थे उनको बताया जी उन्होंने तो ओके कर दिया है। तो वो बड़े हैरान हुए। अगले दिन मुझे पता चला जी आप सेल्स में काम करेंगे। मैं कहा यार मैं किधर फंस गया, मुझे तो सेल्स पसंद ही नहीं है, मतलब लोगों के पास जाना, बैठना, वेट करना। तो मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा जी हबीब स्ट्रीट में जॉब आई है, तो मैंने हबीब स्ट्रीट में जॉब शुरू कर दी। 2007 गालबन 21 नवंबर 2007 में मैंने हबीब स्ट्रीट में ज्वाइन कर लिया था। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बेसिकली ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी एक आदत है मेरे अंदर के, हमारे जो ग्रुप सी वो भी ये कहते हैं कि आप जिस भी कंपनी में जाते हैं तो आपको काम ढूंढना पड़ता है। तो होता ये था कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, मैं जब देख रहा होता तो मैं कभी अपनी राय दे देता था। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हो रहे थे डीएचएस के साथ, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे। तो मुझे पहले मैं प्रेजेंटेशन में जाना शुरू हुआ, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर से जब मैंने कुछ गलतियाँ पॉइंट आउट करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स को आप संभालना शुरू करें, जरा देखें। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में मूव हो गया। मैंने फिर वर्कशॉप्स को भी देखा, जो हमारी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं उनको भी देखना शुरू किया, स्टोर्स को देखना शुरू किया। उसके बाद 2010 में गालबन वापस डीएचए मुल्तान का एक प्रोजेक्ट आ गया। डीएचए मुल्तान कह रहा हूँ, मुल्तान एयरपोर्ट का एक प्रोजेक्ट आ गया। तो वहाँ मैक्सिमम जो एयरपोर्ट का इक्विपमेंट है वो बाहर से आता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ बनती नहीं है। उसमें बोर्डिंग ब्रिजेस थे, उसमें हमारे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम था, स्कैनिंग सिस्टम थे, कन्वेयर बेल्ट्स थी, मतलब कोई 15 के करीब सिस्टम्स थे। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं इनके वेंडर्स बाहर से तलाश करूँ। तो जब मैंने इनके वेंडर्स को तलाश कर लिए थे, तलाश हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब आप इनके साथ डील करें, इनसे ये चीज़ें प्रोक्योर करनी है। तो मुझे उस टाइम प्रोक्योरमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई आस्क्ड देम कि आप मुझे बताएंगे मैंने किस प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए इनसे नेगोशिएशन करनी है। उन्होंने मुझे प्राइस रेंज बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम आई सेव्ड अराउंड कोई 50-60 मिलियन एचआर के जो उन्हें टारगेट थी, परचेज टारगेट से भी 50-60 मिलियन कम प्राइस पे मैंने इक्विपमेंट खरीदा, और टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट खरीदा। तो मेरी सिविल एविएशन के साथ भी मीटिंग होती रही। तो मैं एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट बन गया एविएशन के अंदर 3 सालों के अंदर। 2013 में जब मैं प्रोक्योरमेंट देख रहा था तो गवर्नमेंट चेंजेस हुई। उसके बाद जब आपको पता है गवर्नमेंट चेंजेस तो 3 साल एक हर गवर्नमेंट जो है उसने अपने आप को अपनी स्ट्रेटजीज को देखना होता है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी उसको चेंज करना होता है, उन्होंने आगे कैसे चलना। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन पूरा चेंज हो रहा था, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं अपना रियल एस्टेट का। तो मुल्तान में हमारे पास लैंड पड़ी थी, हमने वहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया। खैर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, मैं तो प्रोक्योरमेंट की सपोर्ट दे रहा था। तो एक दिन ऐसे बैठा हुआ, एक हमारे पास बुकलेट आई हुई थी जिसके ऊपर ना उसका एडवर्टाइजिंग मटीरियल था जो कंपनी ने बनाई थी। तो मैं रात करीबन 8-9 बजे का टाइम था, तो ऑफिस में बैठा हुआ और मैं उसको ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नजर आई कि जो मैं समझता था कि शायद इसको रिफ्रेश कर लिया जाए और यहाँ इनको हटा लिया जाए, इनको अपडेट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ सेंटेंसेज ऐसे थे।
تو میں نے بڑے فارغ تھا تو میں نے ایسے ہی 2 گھنٹے لگا کے اس میں بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری کریکشن اپنے طور پہ میں نے کی جو ہمارے گروپ سے ہیں میں نے بعد میں ان کو پریزنٹ کر دی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے جب وہ چیزیں دیکھی انہوں نے جو ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی اس ٹائم ملتان کی ان کو بھیجی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھا آئیڈیا تھا اس سے لے کے چلتے ہیں. تو اس دن سے میری ڈیوٹی لگی کہ مارکیٹنگ مٹیریل کو میں نے دیکھا مارکیٹنگ مٹیریل دیکھنا شروع ہو گیا. اچھا پھر ایسے بیٹھے بیٹھے پھر ایک دن کیا بات ہوئی کہ ہمارے ڈیلی ملتان میں دن کے اندر 1 سے 2 پلاٹ سیل ہوتے تھے. تو ہم اسٹریٹجیز کے اوپر بات کر رہے ہیں ملک صاحب کسی سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو ایک آئیڈیا دی کہ اگر اس طریقے سے کیا جائے تو مارکیٹ اس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. انہوں نے کہا بڑے کمپلیکیٹڈ آئیڈیا ہے وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ تو آدر انیشیٹو لیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں. تو میں نے اس آئیڈیا کو انیشیٹ کیا. جب انیشیٹ کیا تو تیسرے دن ہمارے ایک ہی دن کے اندر 24 پلاٹ سیل. تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ سیلز کے اندر. میں سیلز کے اندر میں جالا میں پھنس گیا دوبارہ سے سیلز میں آ گیا. لیکن خیر جب میں سیلز میں آیا تو اللہ پاک نے بڑی عزت دی. دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں اللہ پاک کا کرم اور ہمارے جو گروپ تھی ان کا ٹرسٹ تھا سپورٹ تھی مینجمنٹ کی سپورٹ تھی کہ اس میں کامیاب ہوئے کہ جو پروجیکٹ پچھلے 6 مہینوں میں شاید ہم نے 10% سیل کیا تھا اگلے 3 مہینوں میں ہم نے اس پروجیکٹ کو سیل کر دیا. تو وہاں سے میرے پاس جو پروجیکٹ ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ ہمارے پاس رائل آرچر سرگودا کا پروجیکٹ ہے آپ اس کو فل فلیج لیڈ کریں. تو پھر میں فل فلیج سرگودا کو لیڈ کرنا شروع ہو گیا. ہر ہفتے سرگودا جانا اور پھر اس کی سیلس کمپلیٹ کی. اس کے بعد یہ جب کیپٹل اسمارٹ سٹی کا ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا تو اس کو بھی فلوٹ کرنے میں انیشیٹ کرنے میں ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم ایک ایکسپو کے لیے رائل آرچرز کی ایکسپو کے لیے انگلینڈ گئے ہوئے تھے تو وہاں میرا یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا. مختلف ہمارے جو ابھی بھی ہیں ہمارے سیلس پارٹنر ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تو وہاں سے ہم اس کو لے کے انیشیٹ کرنا شروع کیا 2017 میں. تو لوگوں کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے زیادہ جو اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے یہ باہر کے لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. ریزن بینگ کہ وہ یہ فیسلٹیز لے رہے تھے تو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور آئی بلیو کہ ہم نے جو فرسٹ فنکشن کیپٹل اسمارٹ سٹی کا کیا تھا وہ 10 یا 11 مارچ 2018 میں ہم نے ڈورچیسٹر لنڈن میں کیا تھا. انفارچونیٹلی میں اس میں جا نہیں سکا تھا کیونکہ مجھے وہاں سے قطر پلان ہو گیا میرا تو مجھے قطر جانا پڑ گیا. ہماری مینجمنٹ کے لوگ ادھر گئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد لوگوں نے بالکل اعتماد کیا اور الحمدللہ ہم ان کے اعتماد پہ آج تک پورا اترتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پورا اتریں گے. تو اس طرح بس یہ آپ کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹلی سیلز میں آ گیا اور میں بالکل سیلز میں آنا نہیں چاہتا تھا. لیکن ایک ڈیسٹنی ہے اللہ نے جو آپ کے لکھا ہوا ہے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے ایونچولی ہونا تو وہی ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہ ضرور دعا مانگتا ہوتا ہوں کہ اللہ جو میرے نصیب میں ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے اسی مشقت میں مجھ کو ملا ہے. یہ میرے اگر نصیب میں ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کیا اور انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے کوشش کروں گا لے کے جاؤں. مجھے بھی میں آپ سے دوسرا سوال ذرا پرسنس کرنا چاہوں گا کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ آپ انٹرویوز یا تو بالکل دیتے نہیں ہیں اور اگر دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے لیکن دیکھیں آپ بھی عموماً آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں جو شیڈیولز ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں. میرے خیال سے میں اگر اپنے ورکنگ آورس بتاؤں تو میرے خیال سے 15 سے 16 گھنٹے ڈیلی مجھے کام کرنا پڑتا ہے. اور انٹرویوز کے لیے یو ہیو ٹو ہیو ویری پیسفل مائنڈ بڑے ریلیکس ہوں اس طرح کی چیزیں ہوں. تو یہ کوئی خیر وہ نہیں میں کوئی بہانہ نہیں لگا رہا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ میرا زیادہ ہوتا ہے کہ میں انٹرویوز سے زیادہ یا میڈیا سے زیادہ اپنے پریکٹیکلی اپنے کاموں کی طرف جاؤں تو میں ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں. تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے انٹرویوز کی. میرے خیال سے میرا جو آخری کوئی ایک ڈسکشن تھی عاطف صاحب کے ساتھ ہی میرے خیال سے 3 سے 4 سال پہلے اور اس کے بعد آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کو. مجھے بھی میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ 2023 پاکستان کے لیے ایک انتہائی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انتہائی مشکل سال تھا اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کہ جب پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بالکل زوال پذیر تھی اور اس مشکل صورتحال میں بہت سارے ریئلٹرز ایون بہت سارے ڈیولپرز نے بیک اپ کر لیا اور سیلز بالکل ڈاؤن ہوئی تھیں. تو اسمارٹ سٹیز نے اور خاص طور پہ آپ نے ایسی کیا اسٹریٹجیز اپنائی جن کی وجہ سے پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اسمارٹ سٹی کی جو سیلز تھیں جو مارکیٹ تھی یہ بڑی کامیاب رہی اور اس کو نہ صرف کاپی کیا گیا بلکہ اس کو فالو بھی کیا گیا اور اس کی جو وجوہات ہیں یا جو اس کی پالیسیز تھیں وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. فیاض بھائی میں نا آپ کے جو یہ سوال ہے اس کا 3 حصوں میں جو آپ سوچا ہے کہ دیکھیے ایک حصہ جو ہے نا وہ دینی بھی ہے اس کے اندر. وہ دینی سے یہ ہے کہ آپ کی جو عمل ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور شاید بندہ جب میٹرک میں ہو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر یونیورسٹی لائف میں ہو تو اس کو اتنی بڑی بات کی چیز کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مطلب ہے کہ عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. لیکن جب آپ میچور ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کو چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کا آپ کو ملتا ہے. یہ باتیں آپ کو اگر دیکھا جائے تو دادا صاحب کی کتاب میں بھی آپ کو ملیں گی کاشف الموجود میں ملے گی کہ نیت کا کتنا بڑا رول ہے آپ کی سکسیس کے اندر.
تو نہ صرف ہماری مینجمنٹ کی، ہمارے آنرس کی، مجھ سمیت ہم سب کی نیت کے اندر صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے پرومسز کو ڈیلیور کرنا ہے، اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کرنا ہے. ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم نے اپنا مقابلہ اپنے ساتھ رکھا ہے. ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے بہتر کیسے چیزیں کرنی ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، ڈیسیجنز غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بدنیتی کوئی شامل نہیں ہوتی. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر آپ کے اندر اتنا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریپروڈکٹ کر سکیں، اس کے کورس کو ریڈیفائن کر سکیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم لے کے چلیں. اچھا، جہاں تک اس کو اگر ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو میں لیں تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک سائیکل آف اکنامکس ہوتا ہے، جس کے اندر جو پہلی اسٹیج ہوتی ہے جس کو ہم ایکسپینشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے اور پروفیٹیبلٹیز بڑی ہوتی ہے. تو وہ ایکسپینشن لیڈس ٹو گروتھ. آپ پھر گروتھ کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں، آپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، گروتھ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جب گروتھ دیکھتے ہیں تو اس گروتھ کے اندر نا کیا ہوتا ہے کہ سپلائی والے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، سپلائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ بھی انٹیکٹ رہتی ہے. پھر آ جاتی ہے کانٹریکشن. کیا ہوتا ہے کہ باہر سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ میں عموماً پنجابی میں جو فصلی بٹیرے، وہ اس طرح کی چیزیں کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کانٹریکشن کی اسٹیج شروع ہو جاتی ہے. جب کانٹریکشن کی اسٹیج شروع ہوتی ہے تو آپ کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وچ لیڈس ٹو تھورو کی طرف جب جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروفٹ مارجن سکویز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو بزنس کے اندر پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اوور سپلائی چیزیں ہو چکی بھی ہوتی ہیں، لیکن اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو اسٹیج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، بزنس کو انہوں نے ری اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے بزنس کو اس اسٹیج، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں سروائیول اسٹیج جو ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو سروائیول اسٹیج میں سے کیسے نکال کے لے کے جا سکتے ہیں. نہ صرف بزنس کو، اپنے ساتھ جتنے انٹیکٹ لوگ ہیں ان کو کیسے آپ نے لے کے جانا ہے. تو اس کے اندر یہ ہم نے پیریڈ کورونا کے ڈیز میں بھی دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کورونا ڈیز میں سب کچھ بند تھا، ریئل اسٹیٹ بند تھا. وی ور دا فرسٹ ون جس نے ایسی پالیسیز بنائی کہ ریئل اسٹیٹ 12 سے اسٹارٹ ہو گیا. وہ ایز اٹ از، ایون کہ ہمارے لیٹر بھی کاپی ہو کے دوسرے پروجیکٹ میں وہی لیٹر اپنے لیٹر ہیڈ پہ پیش کر کے انہوں نے جاری کر دیے. تو اسی طرح جب یہ اسٹیج آئی تو ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی نئی پروڈکٹ کی لانچ کی طرف نہیں جانا. ریزن بھی کہ ہم جو پرانے جو پروڈکٹس ہیں وہ یوزرس کے پاس چلی جائیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ان کی کپت ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پروڈکٹ نہیں لانچ کریں گے تو پھر اپنے لوگوں کا سروائیول کیسے کروائیں گے، اپنے ممبرس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے، کس طرح سے چلیں. تو اس ٹینیور میں یہ 2023 کے ٹینیور میں یہ ہوا کہ آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے دیٹ وینٹ ایز می بی 38-39% پہ چلا گیا آپ کا. جبکہ لوگوں کی جو انکم کے اندر جو انکریز آیا وہ 10% انکریز تھا، وچ مینس کہ تقریباً 30%، 29-30% لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی. تو ہم نے ممبرس کے بارے میں سب سے پہلے سوچا. جب ممبرس کے بارے میں سوچا تو we have offered them a very handsome amount of discounts on their installment which goes as high as 6%, which is very high comparable to the market conditions. اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے سیلس پارٹنرس کے بارے میں سوچا. ڈسپائٹ کہ وہ اسٹریٹجک ہے یا ہمارے پلاٹینم ہے یا ٹاپ پہ ہمارے سیلس پارٹنر ہیں، تو ہم نے اکراس دا بورڈ لوگوں کو آفر کیا ایک اچھا ہینڈسم ریکوریز کے اوپر. ہم نے ان کو انسینٹیو آفر کیے جس سے انہوں نے اپنے رننگ ایکسپینسز کو میٹ کیا، انہوں نے اپنی سیونگ بھی کی، انہوں نے اپنے آپ کو لے کے بھی چلے اور اپنا اچھا سروائیول کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ہو رہی ہیں اور آپ کو نظر بھی آئے گا. تو ان شاء اللہ وی آر، میرے خیال سے کہ اب اکانومی جو ہے اس لاسٹ ٹپ پوائنٹ پہ جا چکی ہے کہ جہاں سے اب اس نے واپس ٹیک آف ہی کرنا ہے. جی بھائی، آپ کے اس بات سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کو اور اپنے سیل پارٹنرس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا اس مشکل ٹائم میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ 2024 کو آپ لاہور سمارٹ سٹی اور کیپٹل سمارٹ سٹی دونوں کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ 2024 کو میں کہتا ہوں کہ یہ خوشیوں کا سال ہے، یہ امیدوں کا سال ہے اور یہ نئے مثبت دن کا آغاز. ہم انشاءاللہ فیبرری اینڈ پہ یا مارچ کے شروع میں ایک ایونٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم اناؤنس کیا تھا، وچ انیشیٹو 2024. آلدو میں سارا پیپر لیک نہیں کرنا چاہتا بیکاز سرپرائزز جو ہیں وہ ہم فیبرری کے اینڈ پہ لے کے جانا چاہیں گے، لیکن ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا. 2024 وہ سال ہے جس کے اندر ہمارے انٹرچینجز نہ صرف شروع ہوں گے بلکہ کمپلیٹ بھی ہوں گے. 2024 وہ سال ہے جس کے اندر اسمارٹ سٹیز کے اندر، کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ایک بھی ایسا ممبر نہیں ہوگا چاہے وہ ایگزیکٹو بلاک کے اندر ہے جس کو اس کے پلاٹ کی لوکیشن کا نہ پتہ چل جائے، اس کو پلاٹ
की जगह का नाम पता चल जाए, उधर काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ओवरसीज प्राइम 2 के अंदर नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है कि जी वहाँ हमने फुल फ्लैश काम शुरू कर देना है, और एग्जीक्यूटिव 2 जो है उनके सारे मेंबर्स की हमने एडजस्टमेंट दे देनी है। मोस्ट प्रॉब्ली उनको एक बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर रिलोकेट भी कर सकते हैं, जो कि एज इक्विवेलेंट एज ओवरसीज ब्लॉक है। तो हम इसको भी आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे, और इसके अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा कि जो ये कहे कि उसको प्लॉट नहीं मिला। सिर्फ वो मेंबर जिन्होंने पेमेंट नहीं की वो इसके अंदर रह जाएंगे। और मैं आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने सब डीलर्स के साथ मिलके लोगों को फैसिलिटेट किया था कि लोगों के हमने सरचार्जेस को वेव ऑफ किया, उनको एक टाइमलाइन दे दी। तो इंशाल्लाह ताला हम जो 2024 है इसके अंदर अभी भी भरपूर तरीके से काम चल रहा है, और आपको ऐसी ऐसी नई चीज़ें नजर आएंगी कि आपको हैरान होगी कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँ कि आज तक आप देखें पिंडी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में भी आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की कहीं फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हर जगह आपको क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा, छोटी मोटी अकेडमीज मिल जाएंगी, टेनिस कोर्ट मिल जाएंगे। देखिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं, और जो ऑफ कोर्स हमने स्मार्ट सिटी के अंदर दे रहे हैं, ये नहीं कि इनको नहीं दे रहे। देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स ये किसी ने आज तक पाकिस्तान में शुरू नहीं किया, तो हम इंशाल्लाह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पूरा हमारा डिपार्टमेंट बना है। पाकिस्तान के टॉप नॉच जो ब्रेन्स हैं उनको हमने हायर किया, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके आ रहे होंगे। आपको लास्ट टाइम भी याद होगा कि पैराग्लाइडिंग हुई, हमारे फर्स्ट लैंडिंग हुई स्मार्ट सिटी के अंदर। तो इसी तरह हम बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं इसी साल के अंदर उसको ना सिर्फ शुरू करेंगे बल्कि उसके अंदर मैक्सिमम कंप्लीट भी हो जाएंगे, और प्लस एंटरटेनमेंट को भी लेके आएंगे। तो स्मार्ट सिटी ना सिर्फ स्मार्ट सिटी होगा बल्कि एंटरटेनमेंट सिटी भी होगा, ये टूरिज्म सिटी भी होगा, ये एडवेंचर सिटी भी होगा, और ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसमें हमने ये नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से एक्सपर्टीज ले रहे हैं। अभी कल की बात है, हमारे पास परसों डेजर्ट ग्रुप जो है वो भी आया था, जो कि हॉर्टिकल्चर्स को भी देख रहा है, आपकी जिसे आप कह लेंगे जो एस्थेटिक्स हैं प्रोजेक्ट्स उसको इम्प्रूव करने के लिए उनको बुलाया है। ये वही ग्रुप है जिन्होंने सारा दुबई के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है, डाउनटाउन दुबई के अंदर उन्होंने काम किए हुए। तो हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी हायर किए हुए हैं, एक्सपर्टीज भी वो हायर की है जो पाकिस्तान में पायनियर समझे जाते हैं इन कामों के लिए। तो आपको बड़ा मजा इंशाल्लाह आएगा, और हम सारे इकट्ठे होंगे उस इनिशिएटिव में, और वो सारे आपको इनिशिएटिव बताए जाएंगे, और आप बड़ा एंजॉय करें इंशाल्लाह। जो 2024 है ये तो होगी स्मार्ट सिटीज की बात, लेकिन आपको ये भी बताऊं कि 2024 में और भी बड़े स्मार्ट सिटी शुरू हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हम और भी स्मार्ट सिटी शुरू करने जा रहे हैं। हमने लोकेशन फाइनल कर ली हुई है, और जो ही हमारे ये मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम उसके अनाउंसमेंट्स की तरफ भी जाएं, और आपको नए मौके भी दें, नए शहरों में भी जाएं, और जहाँ बहुत सारे लोग हमारा वेट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये नया साल जो है ये भरपूर साल होगा इंशाल्लाह ताला, ना सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की खुशियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंशाल्लाह एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है जी जो हम करते आ रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी के बारे में हमेशा कहना चाहूँगा कि ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये कोई 5,000 कनाल का प्रोजेक्ट नहीं है जो इस्लामाबाद में किसी जगह शुरू हुआ है। ये पूरा सिटी है, और फेज वाइज डेवलप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक बिल्कुल हम ऑन टाइम जा रहे हैं। ये ऐसे ही 2 जगह हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, वी एक्नॉलेज दैट, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हमने उसको बिल्कुल अबैंडन किया हुआ, पूरे तरीके से उसको काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़े मजे आएंगे। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, उनको जो हमने अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह इस साल में देंगे। इससे पहले शायद मैं नहीं देखता कि हमने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो किसी एक साल के अंदर इतनी सारी दी। मुझे भी आपको स्मार्ट सिटीज़ की आइज़ एंड ईयर्स कहा जाता है। इस रिसेशन में, इस मुश्किल साल में हमारे कुछ रियल्टर्स ऑफिस बंद कर गए, और कुछ ने फील्ड चेंज कर ली। जब मार्केट अब दोबारा रिदम पकड़ने जा रही है तो वो मार्केट को कैसे कम्पीट कर सकेंगे? देखिए, मैं इसमें ये होता है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जिस भी जगह थोड़ी सी ग्रोथ होना शुरू होती है तो उस ग्रोथ को देखते हुए, जैसे पहले स्टेज होता है कि एक्सपेंशन की स्टेज आती है, ग्रोथ की स्टेज आती है। जब ग्रोथ की स्टेज होती है तो जिनका ये काम नहीं भी होता वो भी इस काम में, उस तरह की ग्रोथ वाले कामों में, अपनी आउट ऑफ फील्ड अपने कामों में घुस जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल ग्रांटेज के बारे में देना चाहूँ तो मे भी आप लोगों को काम करते हुए इस फील्ड में 20 से 25 साल हो गए, और आप उनको एक नाम है इस पाकिस्तान के अंदर कि आप जो काम कर रहे हैं और इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, आप इसको एज अ पार्ट टाइम काम नहीं कर रहे। इस फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिनने इस फील्ड को ख़राब किया वो 2 वजूहत हैं यहाँ पे इस फील्ड को ख़राब करने में। एक तो जिनको मैं कहता हूँ फसली बटेरे, वो क्या होता है जी कि जब आपको पता है ना गाँव में जब वो फसल पक जाती है उसमें से दाने गिरना शुरू हो जाए, गंदों में फलाना है, तो बटेरे परिंदे वो आते हैं, वो उठा के अपनी चीज़ें को लेके चले जाते हैं। तो इसी तरह ये रियल एस्टेट में भी है कि ये लोग हैं वो जब देखते हैं तो उनको पता कुछ नहीं होता, सिर्फ उनको ये होता है कि यार लाख रुपया लाया तो मैं 1.5 लाख रुपया लेके चला गया। तो ये फील्ड ऐसी है कि इसमें ये जो फसली बटेरे हैं और जो अभी ऑफिस से बंद करके गायब हो चुके हैं, बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, भाग गए हैं, मेंबर को छोड़ के, तो उनकी इस मार्केट में दोबारा कोई जगह नहीं है। देयर इज नो वन जो उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा, ना कोई अच्छा डेवलपर उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा और ना ही उनके मेंबर उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, चाहे वो नाम बदल के आ जाएं, जो मर्जी कर लें। वो हमेशा से इसके अंदर
अब उनके वो यहाँ से मुकम्मल आउट हो चुके हैं। सही। प्लस इसके साथ ऐसे डेवलपर जो लोगों के साथ धोखाधड़ी में काम करते रहे, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते रहे हैं जी, लॉन्चिंग होगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसके बाद पता चला जी 6 महीने बाद पैक करके उन्होंने सारा कुछ लोगों का जी रिफंड आउट है, वो खुद भी भाग गए, चीज़ें खराब होगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो मेरी तो क्लाइंट्स को भी ये देखें, हमेशा तो एडवाइस होती है कि देखें जब आप रियल एस्टेट में जाएं तो आप जरूर डेवलपर की हिस्ट्री के बारे में देखें, और प्लस जिसके साथ आप डील करें उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। ऐसा नहीं है, देखें इंटरनेट का दौर तो जरूर है, लेकिन इंटरनेट का दौर में जहाँ फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। अक्सर हमारे पास क्लाइंट की कंप्लेन आती है जी फलाना बंदा है जी वो मेरे पैसे लेके भाग गया। अच्छा जी ये बंदा आपके पैसे लेके भाग गया, अच्छा हम तो इसको जानते नहीं, आपने राब्ता कैसे किया? कहते जी मैंने गूगल पे सर्च किया था, वहाँ से मुझे नंबर मिला, मैंने राब्ता किया, उसने कहा हाँ तो मैं तो ऑथराइज हूँ, मैं सारे काम करवा लूंगा। पता चलता है जी वो पैसे लेके भाग गया। तो इस तरह से काम खुदारा ना करें, आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आप लोगों की हक हलाल की मेहनत की कमाई है, ऑफिस नंबर्स पे फोन कर लें, वहाँ से पूछ लें। जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं तो हमारे जो ऑथराइज हैं वो लोगों के नाम दिए हुए, तो आप वो फिर इस तरह से आप थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करके काम किया करें। और ऐसा नहीं है कि हर जो बंदा आपको जिसने भी गूगल के ऊपर अपने आप को या फेसबुक के ऊपर प्रमोट किया है वो अच्छा ही काम कर रहा होगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है, जिन लोगों ने 5 साल 10 साल लगा ली है इसके अंदर, कुछ चीज़ें लगा ली हैं, तो उनके ऊपर काम करें। लेकिन आई डोंट सी कि जितने बंदे जो भाग गए हैं ऑफिस बंद करके आगे पीछे हो गए, और ना ऐसे रियल्टर्स की और ना ऐसे डेवलपर्स की इस मार्केट में कोई जगह है। बल्कि आई वुड रादर सजेस्ट कि आप रियल्टर्स की एसोसिएशन में बड़ा एक्टिव रोल अदा करते हैं, तो आप लोग जरूर ऐसे स्टेप लेंगे, ऐसे जो रियल्टर्स हैं इनको पक्का बैन करें, इनका बाइकआउट करें, ताकि ये दोबारा से इस तरह के काम ना कर सकें जहाँ ये लोगों को नुकसान पहुंचाकर खुद भाग जाते हैं और उसके बाद उनका कोई वाली वारस नहीं बन रहा होता, फिर अनफॉर्चुनेटली वो तंग ही होता है। सही। रियल एस्टेट की मार्केट इतनी डाउन आई नहीं जितना कुछ रियल्टर्स ने रोना रो रो के इसका ये हाल कर दिया है। आपको ये नहीं लगता कि इस रियल एस्टेट के डाउनफॉल में एक अहम वजह इमेच्योर डीलर का भी है, जिन्होंने मार्केट को ट्रैक से हटा दिया? मैं एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, जब कभी टाइम मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। तो देयर इज अ लॉ इन दैट बुक जिसमें लिखा हुआ है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव्स एंड अनलकीज। अगर उस लॉ को पढ़ें तो बड़े मजे की चीज़ लिखी है। मतलब उसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बातें 48 लॉज के लॉज सारे अच्छे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे दीनी हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन बाय एंड लॉर्ज 90% वो बुक जो है वो बड़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल बुक है। अगर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जाए तो 100% प्रैक्टिकल बुक है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये जो बताई गई है ना, वो ये बताई गई है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो कुछ कर पा नहीं रहे होते हैं, तो उनका काम होता है सिर्फ नेगेटिव करना। एक तो आप दूर ही रहें, सारे जो लोग हैं उनसे दूर ही रहें, जो नेगेटिविटी कर रहे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है ना वो एक नेगेटिव हो रहा है, तो सारा का सारा वो आपको ट्रांसफर करके जाते हैं, आप भी सारा दिन जो है ना बस वो नेगेटिव ही बैठे रहते हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत सारे जो लोग जो नेगेटिव कर रहे थे ना, दे आर बेसिकली सैडिस्ट। उनसे कुछ हो नहीं रहा होता, तो वो दूसरों को भी बस वही एक सैडिस्ट माहौल के अंदर डाल के इस तरह की चीज़ें खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें, इसमें जो खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है। देखें, ये करेक्शन होती है मार्केट के अंदर। एक चीज़ ने जिसमें ऊपर जाना है उसने नीचे भी आना है। मुझे ये बताएं कि आज से 6 महीने पहले चीनी जो है, जिन लोगों ने स्टॉक की थी, जिन लोगों ने रखी थी 180 रुपये किलो थी, अब आपकी शायद 100 रुपये मिल जाती है। सही। आपके गोल्ड की प्राइसेस देख रहे हैं, 2,35,000 रुपये तोला के ऊपर थी, अभी 2,12,13,000 के ऊपर आई है। वो भी अपने आप के करेक्शन का। $1 देखें 340-45 पे जाके आप 270 के ऊपर आया हुआ है, एक करेक्शन फेज के ऊपर चल रही है। तो चीजें रिकरेक्ट होती हैं। अब जो लोग डॉलरों में कमाते हैं कहेंगे हम लुट गए। तो देखिए, पैसा ऐसा है कि रियल एस्टेट का जो पैसा है वो यहाँ से निकल के बैंकिंग सेक्टर के अंदर चला गया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्यों चला गया कि वहाँ इंटरेस्ट रेट 22% दिए जा रहे थे। अगर देखा जाए, लोग ये समझते हैं जी 22% बड़ा इंटरेस्ट रेट है। अब मैं पर्सनल लेवल पे मैं तो सूद को बिल्कुल हराम समझता हूँ। जिंदगी में जब से मैंने जॉब शुरू की आज तक सेविंग अकाउंट कभी खुलवाई नहीं है, हमेशा करंट अकाउंट रखा। तो ये जो आपके जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपको 22% तक आपको दे रहा होता है, जब इंटरेस्ट दे रहा होता है। लोग ये नहीं समझते कि जहाँ आपकी इन्फ्लेशन जारी है 40% पे, इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 22%, तो एट दी एंड 18% का तो आपको फिर भी नुकसान हो रहा है। तो वो लेकिन अपने आप को वो एक और बना रहे कि यार मुझे 22% बढ़ रहा है, और 22% पर मंथ नहीं होता, वो ईयरली होता है, पर मंथ में डिवाइड हो जाता है, तो आपको बड़ी एक नॉर्मल सी अमाउंट बच रही होती है। तो यहाँ का पैसा निकला तो लोगों ने बैंकों के अंदर डंप कर लिया। अच्छा, उसके अंदर एक रीजन तो एक इंसेंटिव थे, दूसरी रीजन अनसर्टेनिटी चल रही है, जो कि इंशाल्लाह अभी इलेक्शन हो जाने तक वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारी वजूहात, जो एक्सटर्नल वजूहात हैं वो भी शामिल हैं, इंटरनल वजूहात जो हैं वो भी शामिल होती हैं लोगों की। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इसको हम जो लोग हैं जो इसको बोल के ज़्यादा खराब करते हैं, वो शायद इकोनॉमिक्स को नहीं समझ रहे होते हैं, या वो इस फील्ड में बिल्कुल नए होते हैं। जो नया बंदा होता है ना, हमेशा वही, जिसको अभी साल हुआ होगा, 1.5 साल 2 साल होंगे ना रियल्टर बने, वही कह रहा होगा यार मार्केट इतनी बड़े हालात खराब है। क्यों? वो आया ग्रोथ वाले पीरियड में, उसने कभी 2008
8-9 के रिसेशन नहीं देखे हुए, उसने 2014-15 के रिसेशन, 16 के रिसेशन नहीं देखे हुए, ये रिसेशन पहली दफा देखा है। जब उसने रिसेशन देखा उसने कहा हालात खराब है। जो मेच्योर डीलर है, जो भी पुराने इस रियल एस्टेट में काम करें, वो हमेशा कहेंगे कि इट्स नॉट रिसेशन, इट्स अ करेक्शन फेज, इसमें करेक्शन हो रही है। तो लेकिन उन्होंने क्योंकि पहले दिन से पैसा देखा था तो उनके लिए तो चीजें खराब ही हुई, उन्होंने फेजेस नहीं देखे, लाइफ के फेजेस नहीं देखे, बिजनेस के फेजेस नहीं देखे, तो उनके लिए तो ये ऐसा ही हुआ कि जी हालात नहीं ठीक। तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और काफी हद तक बेहतरी आई भी है। इंशाल्लाह वो बेहतरी मुझे नजर आ रही है इसके अंदर आते हैं। इंशाल्लाह अगले 3 से 4 महीनों 5 महीनों के अंदर आपको डिफरेंस नजर आने शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे भी, जिस तरह आपने ये बात बड़ी तफसील से बताई कि 2024 जो है वो एक खुशी का साल है, उम्मीद का साल है और कामयाबियों का साल है। तो मैं आपसे मुझे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि 2024 में एज अ सेल पार्टनर, एज अ रियल्टर हमें क्या करना चाहिए, और एज अ टीम हेड, एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग हेड आप हमसे एज अ रियल्टर, एज अ सेल पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं थोड़ी सी इसकी लाइफ से एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी मेरे दिन में देखिए, जब आपने देखा होगा कि अपने घर के अंदर आपके छोटा भाई, बड़ा भाई, फर्ज करें जी वो एग्जाम दे रहा था, उसकी पेपर अच्छा नहीं आया, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप उसको बकअप करते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपने सारों को बकअप रखना होता है, मोटिवेटेड रखना होता है। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, आपके पास एक टाइम नहीं होता कि अपने आप की स्ट्रेटजीज को किस तरफ लेके जाना है, आपने अपने आप की डायरेक्शन क्या करनी है। तो ये आपके पास जो टाइम होता है, इस तरह का जो टाइम होता है, इसमें आप अपने आप की जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज है उसको आप बेहतर करते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं, आप अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करते हैं, क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि पहले तो टाइम ही नहीं होता था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें, अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करें, अपना जो आपका मार्केटिंग एक्सपेक्ट्स है उसको इम्प्रूव करें, जो आपके अनटच्ड या अनटैप्ड एरिया से मार्केट के अंदर से, अगर आप कह लेंगे सोशल मीडिया को देख लेंगे, अगर कोई ऐसा हमारा सेल्स पार्टनर जो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल एक्टिव नहीं था, वो अब एक्टिव हो सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, उनकी साइट्स पे जाएं, उनकी डेवलपमेंट जो हो चुकी है वो लोगों तक पहुंचाएं, उसकी वीडियोस बनाएं, उसकी पिक्चर्स बताएं कि आगे क्या होना चाह रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड करें लोगों को। और उसके अलावा जो है ना, ज़रूर ये तैयार कर लें, और मेरे उन तमाम रियल्टर्स के लिए, कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ उनके इन्वेस्टर का पैसा फंसा है, दोबारा से उनके झांसों में मत आए। जी भाई, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बहुत कम टाइम देते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि आप बिजी होते हैं, तो मैं आपका दिल से एक शुक्रिया अदा करता हूँ।